आज आपको लोकेशन डिफरेंट दिखाई दे रही होगी। कारण है भाई, फिर से एसी का चक्कर हो गया। तो इतनी गर्मियों में शूट तो हो नहीं रहा था, 2-3 बार ट्राई किया था, मौसम अच्छा था तो मैंने कहा छत पर कर लेते हैं ट्राई। आई होप आपको कुछ बैकग्राउंड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। फर्क तो पड़ता है स्टोरी से, नरेशन से, और वो तो आप सराहते ही हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड का आपको खेचल हो सकती है, कोशिश करूंगा इसको मैं जितना हो सके कम करने की, लेकिन थोड़ी बहुत आप झेल लीजिएगा। क्योंकि जो आज का किस्सा है ना, वो अपने आप में इतना अजीब किस्सा है कि जब मैं इस किस्से को सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आमतौर पर और भी यूट्यूबर्स हैं, सबके किस्से, मेरे किस्से भी मोर और लेस स्कूल, घर, अस्पताल, ऐसे किस्सों पर ज़्यादा आधारित होते हैं। ट्रक हो गया, पहाड़ों के किस्से हो गए। लेकिन आज के किस्से में जो जब सस्पेंस मेरे लिए रिवील हुआ तो भाई मुझे बहुत अजीब लगा। अब वो क्या था, जल्दी से शुरू करते हैं। सतीश चंद्र, जो कि काफ़ी अच्छे परिवार, यानी काफ़ी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, अब इनका जो घर था तो वो अब इनको महसूस होता है कि पुराना हो चला है और बड़ा सा घर, बंगलो टाइप घर बनाते हैं, जो कि शहर से कुछ दूरी पर था। अब घर बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। कुछ समय बाद घर पूरे तरीके से तामीर हो जाता है। लेकिन अब इनको एक समस्या का सामना करना पड़ा। वो ये थी कि घर तो इन्होंने बना लिया, जो इनकी मेड थी, काम वाली थी, वो काफ़ी समय से इनके साथ इनके घर पे काम कर रही थी, लेकिन अब वो नए घर में आने से मना कर देती है। कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, दूर था, ज़्यादा समय रह नहीं सकती थी, तो इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। और अब इनको चाहते ना चाहते हुए भी उसको रिलीव करना पड़ता है, मतलब कि भाई ठीक है, आपकी और हमारी यहाँ तक की थी। लेकिन समस्या तो वहीं पर खड़ी थी ना। समस्या ये थी कि भाई अब काम वाली तो ना हुई तो दिक्कत हो जाएगी। घर पहले से भी बड़ा बना लिया, साफ सफाई का ज़्यादा होगा, खाने वगैरह का, और ऊपर से इनके बच्चे भी छोटे थे। तो भाई अब इनकी जो वाइफ है वो घर बच्चों को संभालने या काम करे, दिक्कत परेशानी तो होने वाली थी। खैर, जैसे तैसे करके घर में ये जब जाते हैं, कोशिश करते हैं, काफ़ी काफ़ी इंटरव्यू करते हैं, लेकिन बात कहीं पे बनती नहीं। अब एक बार क्या होता है कि इनकी जो फैमिली होती है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, वो इनको ये खाने पे बुलाते हैं। और इनके जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो जानते थे कि भाई अब इनकी जो है वो, मतलब काम वाली तो है नहीं, तो भाई अब हम खाने पे जा रहे हैं, कुछ मदद करेंगे। तो जो इनकी काम वाली थी, यानी कि इनके फैमिली फ्रेंड्स की काम वाली थी, इनको ये साथ में ले जाते हैं। खैर, वो अच्छा काम करती है, ये भी काफ़ी इंप्रेस होते हैं। और ये पूछते हैं कि भाई आपकी कोई नॉन में है, कोई गांव में आपके होगी, या आपके आसपास कोई शहर में कोई जानने वाली होगी जिसको काम की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो आ सकती है। और देखो, हमने बिल्कुल एक सर्वेंट्स जो क्वार्टर है वो अलग से बनाया है, वो आराम से वहाँ पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी उसकी पगार होगी, अच्छी पगार दे देंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं। अब वो कुछ समय के लिए तो चुप हो जाती है, सोचने लग पड़ती है कि हाँ कोई है, कोई है। अचानक वो कहती है कि हाँ, एक है मेरे गांव में, उससे बात करती हूँ, और अगर वो हाँ करती है तो मैं आपके पास भेज दूँ। तो ये कहते हैं कि हाँ भेज दो आप, अच्छी बात होगी। अब ये दिन बीतता है और एक दो बार इनकी फ़ोन पे बात होती है अपनी फैमिली फ्रेंड से कि हाँ भी कुछ बना, तो कहते हैं कि हाँ उसने बात की है, देखो वो शायद आ जाएगी आपके पास। कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद फिर इनके घर पे नॉक होती है। इनकी मिसेज दरवाज़ा खोलती है, तो ये क्या देखते हैं कि इनके सामने एक औरत खड़ी है जिसकी उम्र कुछ 50 बरस के आसपास के करीब होगी। और वो दिखने में थोड़ी सी वेird लग रही थी, मतलब थोड़ी सी आंखें भी उसकी अजीब सी थी। लेकिन खैर, वो ये थोड़ी सी हिचकिचा के पूछती है, हाँ जी क्या काम है आपको? तो वो कहती है कि वो शनो ने भेजा। जो उनकी काम वाली थी, इनकी फैमिली फ्रेंड की काम वाली, उसका नाम शनो था। तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपने वो काम, हाँ काम के लिए, तो मैं काम के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये अच्छा से वेलकम करते हैं। इनके सर पे तो सर से काफ़ी बोझ उतरता है, कह सकते हैं। अब जब ये हो जाता है तो अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहती हैं कि ऐसे ऐसे वो काम वाली आ गई है। तो वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो भाई, तुम्हारा काम आसान हुआ। अब इस एक्साइटमेंट के चक्कर में ये बात करना भूल जाती हैं, या कह सकते हैं इग्नोर कर देती है, कुछ भी कर देती हैं, कि ये उनसे क्रॉस चेक नहीं करा पाती कि भाई ऐसे ऐसे उसने, औरत ने जो है वो भेजी है ऐसी है, तो क्या उसी ने भेजी है या फिर कोई और है। खैर, अब ये जब पहले दिन काम करती है, दूसरे दिन काम करती है, तो काफ़ी अच्छा इनको महसूस होता है कि भाई ये काफ़ी साफ सुथरा काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ ये
थोड़ी सी नोट करते हैं जो इनके लिए काफ़ी अटपटी होती है। वो ये थी कि काम इसका साफ सुथरा था, लेकिन जब ये खाना खाती थी, अब जैसे ये सतीश चंद्र और उनके परिवार कोई अहंकारी परिवार नहीं था जैसे अमीरों में कईयों में होता है कि भाई पास पास भी नहीं होना चाहिए। इसको कहते थे कि हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, लेकिन नहीं, वो ना एक जहाँ पर डस्टबिन होता है वहाँ पर बैठकर खाना खाती, और ये बात इनको काफ़ी अजीब लगती थी। फिर ये दूसरे में ये सोच लेते थे कि शायद अब गांव देहात से है, इतना कभी आदत नहीं है, तो शायद धीरे धीरे हमारी तरफ देख के चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे वक्त बीतता जा रहा था। अब एक बार इनके घर में फिर एक नॉक होती है। कुछ दिनों बाद इनकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है एज यूजुअली, तो सामने जो है वो जैनिटर खड़ा होता है जो कूड़ा वगैरह लेकर जाता है घरों से। वो कहता है कि मैडम, जो ये आपकी काम वाली है ये मतलब कुछ दिमाग से पैदल है क्या? तो वो कहते हैं कि मैं समझी नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो। तो कहते हैं कि बात कुछ ऐसी है कि मैंने इसको 2-3 बार नोट किया, ये कूड़े में हड्डियां ढूंढ कर खा रही होती है। अब जब ये बात सुनती हैं तो पहले इनको काफ़ी घिन आती, ये क्या बात कर रहा है कि मतलब वैसे ऐसे खाती है। वो कहती है नहीं नहीं, तुम्हें गलती लगी होगी, कोई पागल औरत होगी, तुमको गलती लगी होगी। तो वो जनरेटर कहता है कि मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि ये आपकी काम वाली है, मैंने उसको वैसे भी देखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे गलती लगे। अब इनको बात कुछ अजीब लगती है और ये थोड़ी गुस्से में आवाज़ लगाती है कामवाली को। कामवाली सामने आती है तो ये कहती हैं कि ये कह रहे हैं कि आप कूड़े करकट में से हड्डियां निकाल के खाती हैं। अब जैसे ही ये बात करती हैं तो ये इस तरफ देखती हैं, मतलब उस जनरेटर की तरफ देखती है औरत। पता नहीं किस निगाह से उसको देखती है कि उसके तो पाँव लड़खड़ा जाते हैं और वो पीछे की ओर होना शुरू करता है। नहीं, मुझे गलती लगी होगी, आगे से कभी नहीं ऐसा कर। ये कहता हुआ बस वो उल्टे पाँव भाग जाता है। ये बात सतीश चंद्र की मिसेस को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि भाई ये क्या बात होगी। अभी कुछ ही क्षण पहले ये कह रहा था कि भाई मुझे तो पक्का विश्वास है, ये ऐसा ही है ऐसे ही है, तो अभी कुछ ही मिनटों में इसने पाला बदल लिया। ये क्या बात हुई। खैर, जब ये यहाँ तक बात आती है तो थोड़ा सा शक तो पैदा होता है, लेकिन फिर भी बात आई गई हो जाती है। लेकिन रात के समय में सतीश चंद्र की वाइफ बात करती है सतीश चंद्र से कि ये मैंने बात सुनी है, और जैसे ही वो उसके सामने आई वो तो ऐसे डर के भागा जैसे पता नहीं उसने कोई भूत देख लिया। सतीश चंद्र भी कहते हैं कि इन छोटी मोटी बातों पर गौर मत करो, ये भी ना बस आपस में एक दूसरे पर जैसी जूलसी कई बार हो जाती है और ये काम करते रहते हैं, छोड़ो पर इन बातों को। वो रात तो बीत जाती है, लेकिन अब अगला दिन या यूँ कहें कि अगले दिन से इनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होने लग पड़ती हैं जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। शुरू में ये कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे 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 बात ऐसी बढ़ती जाती है कि इनको पहले तो ऐसा लगता है कि इनकी छत पर कोई टहल रहा है। कई बार किसी के रोने की आवाज़ आती थी, हंसने की नहीं, रोने की आवाज़ आती थी। इनको लगता होगा कि शायद कई बार मतलब दूर से कुत्तों कत्तों की आवाज़ भी आती है, तो ये इनको लगता है कि भाई हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, इन्होंने गौर ना करना। लेकिन बात तब बढ़ी जब इनके घर से पायलों की आवाज़ आती थी। रात के समय में ये सो रहे हैं और अचानक से इनको आवाज़ आती थी पायलों की। जैसे ही दरवाज़ा खोलते थे आसपास कुछ नहीं होता था। इनकी जो मेड थी वो पायलें भी नहीं पहनती थी। ऐसा कैसे हो सकता है। माना जा सकता है कि कई बार रात के समय में वो मतलब पायलों चले और पायल डायली हो तो समझ सकते हैं, लेकिन अब इनके घर में इनके 2 बच्चों और इनके दोनों के अलावा वो ही मेड थी, और वो उसका सर्वेंट भी, जो सर्वेंट क्वार्टर था वो भी अलग था। बात इनको जैसे मैंने कहा काफ़ी अजीब लगती है, और अब ये थोड़ा सा डरने लग पड़ते हैं कि भाई अभी कुछ महीने हो गए हम ऐसे घर में रहते हुए, कभी ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, हमने सब अच्छे से दिखाया है, वास्तु के हिसाब से भी, ज़मीन में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है। अब धीरे समय बीतता जा रहा था। कई बार ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, कई बार ये आवाज़ बिल्कुल कम आती है, कई दिन तक ये आवाज़ आती नहीं। वहीं दूसरी ओर अब जब घर है वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा सिस्टम हो रहा था कि घर में बच्चों की तबीयत खराब रहने लग पड़ी। इनकी पत्नी भी एक तरह से डिप्रेस हो गई। छोटी बात पर ये रोने लग पड़ती, और पता नहीं मतलब अजीब सी मनहूसियत घर में छा गई। खैर, अब ये जब सब कुछ हो रहा था तो
इनको भी चिंता होनी शुरू होती है। पंडित जी वगैरह सभी दिखाते हैं, तो पंडित जी भी आके घर में देखते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही वो उस कामवाली को देखते हैं तो पंडित जी के भी माथे से पसीने निकलने लग पड़ते हैं, जैसे कि वो परेशान हैं, घबराए हुए हैं। पंडित जी से जब बाद में बात की गई तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा इसका साफ जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ से कामवाली आई है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे किसी की रेफरेंस से आई है। तो ये पूछते हैं कि अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ की रहने वाली नहीं है। ये पंडित जी से पूछते हैं कि मतलब आपको कोई क्या कुछ समस्या है? कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ना अजीब सा महसूस हुआ, कुछ ऐसी बात हुई। और उसके बाद पंडित जी बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते नहीं, छोटे मोटे रेमेडीज वगैरह बताते हैं, और उसके बाद थोड़े दिन तो फर्क रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से यही बातें होनी शुरू हो जाती है। खैर, अब एक रात या कहें कि कुछ दिनों से फिर वही हरकतें कुछ दिनों बाद शुरू होनी, मतलब वही पायलों के छनकने की आवाज़ वगैरह आनी शुरू होगी। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये सोने का प्रिटेंड करेंगे, लेकिन सोएंगे नहीं। जैसे इनको पायलों की आवाज़ आएगी, ये देखेंगे कि भाई ये है क्या, कहीं ये काम वाली का कोई चक्कर तो नहीं है। अब ऐसे इनको एक रात बहुत ज़्यादा तेज़ पायलों के छनकने की आवाज़ आती है। ये अब उठते हैं, अपने रूम में से निकलते हैं बाहर, और आवाज़ उनको आ रही थी लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। धीरे 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 ये उस पायलों की आवाज़ के पीछे जा रहे हैं, सिर्फ उनको आवाज़ सुनाई दे रही है। अब ये उस पायलों की आवाज़ के पीछे जाते जा रहे हैं, और ये आवाज़ सीधा सर्वेंट के जो क्वार्टर है वहाँ उस तरफ जा रही थी। लेकिन सर्वेंट के क्वार्टर के बिल्कुल पास जाके आवाज़ ख़त्म हो जाती है। ये खिड़की में से झांकते हैं, वो जो काम वाली थी वो तो बड़े आराम से सो रही थी। अब इनको काफ़ी हैरानी होती है कि भाई अब आवाज़ तो यहाँ से आसपास आ रही है, लेकिन ये तो बड़े आराम से सो रही है। खैर, अब अगला दिन होता है, संडे का दिन होता है। संडे के दिन में ये क्या देखते हैं कि अपने ये टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, और जो काम वाली है वो बच्चे को संभाल रही होती है। अचानक से बच्चा बहुत तेज़ से रोने लग पड़ता है। इनको लगता है कि शायद, मतलब नॉर्मल कई बार बच्चे रोते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसके रोने की आवाज़ और तेज़ होती है, और जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो जो औरत है वो बच्चे को नाखूनों से छील रही है। जैसे ही देखते हैं ये तो एकदम से बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, अपनी वाइफ को बुलाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, और ये कहते हैं उसी समय भाई अपना हिसाब करो, यहाँ से निकल। अपने ड्राइवर को कहते हैं कि इसको स्टेशन छोड़ के आओ, स्टेशन इसको छोड़ाते हैं। अब यहाँ तक बात जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो घर से कुछ ऐसी समस्याएं थी वो मतलब कम हो जाती हैं, या फिर ना के बराबर हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद इनकी जो फैमिली फ्रेंड थे वो वापस आते हैं। इस बार इनके साथ वो होती नहीं है जो काम वाली थी। तो पूछते हैं जी वो नहीं आई, शनो नहीं आई? तो वो कहते हैं कि अरे क्या बताएं, वो तो बेचारी गुजर गई। जैसे ही ये बात सुनते हैं तो बड़े हैरान परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं क्यों, क्या हुआ? कहते हैं उसने काम वाली भेजी थी, बड़ी वो अजीब निकली भाई, वो तो हमारे बच्चे को मार रही थी, हमने तो उसको भेज दिया, लेकिन अब इस टेंशन में हमने पूछा ही नहीं कि छन्नो से कि भाई क्या क्या तूने भेजा, लेकिन बड़ी दुख वाली बात है, ये कैसे हुआ, कब हुआ? तो कहते हैं कि बस ये अपने गांव गई थी, वापस आ रही थी, ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हुआ और ये मर गई। काफ़ी लोग मरे थे, आपको पीछे पता ही होगा, ट्रेन का एक एक्सीडेंट हुआ था, आपस में बात कर रहे थे। इनको काफ़ी दुख लगता है, और ये फिर कहते हैं कि फिर ये जो काम वाली थी ये कैसे आई? अब थोड़ी सी छानबीन की जाती है। छानबीन में क्या होता है कि इनको ये देखते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, छन्नों के गांव जाके देखते हैं और क्या हिसाब था पूछते हैं, क्योंकि मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था कि भाई ये काम वाली थी कौन। और जब ये देखते हैं कि गांव जाते हैं, गांव जाके पता करते हैं कि हाँ छन्नों की डेथ हो गई है, और पूछते हैं कि छन्नों कोई किसी काम वाली को लेने के लिए आने लगी थी? तो कहते हैं हाँ वो भी उसको लेने के लिए आने लगी थी, और वो भी साथ में मर गई। अब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं उसकी फ़ोटो वगैरह जब फ़ोटो देखते हैं तो ये वही औरत थी जो इनके घर पे आई थी। वो ये भी पता लगा कि वो कोई काला जादू वगैरह भी करती थी। तो भाई मैंने कहा ना कि काफ़ी अजीब था। आपसे एक बात की थोड़ी सी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो ये वीडियो वाला मोड है आज यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि माहौल वैसा हो नहीं रहा, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, मेरा भी कहानी मुझसे सुनाई नहीं जा रही, और इतना छोटा वीडियो बनाने का मन नहीं है। तो जो बाकी पार्ट है वीडियो का क्यों ना हम थोड़ा सा ऑडियो फॉर्मेट में कर लें, ताकि हम जो अपना 30-40 मिनट का अपना मिनिमम फॉर्मेट रखते हैं उसको जारी रखेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो जो अब ये बाकी का हिस्सा होगा ये भी बहुत दिलचस्प है। ट्रेन वाला किस्सा है भाई, इतना जिसे कह सकते हैं ना कि आप भी सर खुजलाने लग पड़ेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो वो है,
तो इससे अगला जो फॉर्मेट है वो अब थोड़ा सा इस वीडियो में वो रहेगा ऑडियो में। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो ये ट्रेन का किस्सा है खुद में इतना हैरानीजनक वाला है कि आपको ये सुनने के बाद कुछ याद आएगा। जब ये किस्सा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये किस्सा है परम का। परम ने किसी काम से मुंबई जाना था। वो अमृतसर से ट्रेन पकड़ते हैं गोल्डन टेम्पल, और तकरीबन कुछ 24 से 28 घंटे का सफ़र होता है मुंबई तक का। अब ये रात के समय में आराम कर रहे थे, कुछ उनको सफोकेशन होती है और ये खिड़की की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब कुछ देर वहाँ पर खड़े रहते हैं तो अचानक से इनके बिल्कुल पास से दो औरतें गुजरती हैं जो थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी इनको। खैर अब उनकी मतलब देखने में वो कैसी लगती हैं इनको क्या लेने देना, लेकिन जो उन्होंने बात की जाते जाते वो इनके लिए काफ़ी वियर्ड थी। जो इनके बिल्कुल पास से गुजरती हैं तो कहती हैं कि ये तो आज जाएगा। ये बात जब सुनते हैं इनको काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन अब फीमेल होने की वजह से ये बात उनसे करते नहीं है कि कोई बवाल ना खड़ा हो जाए। कुछ समय बाद ये जाके अपने दोबारा जाके लेट जाते हैं। एक आधा घंटा गुजरता है तो इनको फिर से कुछ सफोकेशन होती है और ये खिड़की के पास और ये फिर दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अचानक से क्या होता है कि इनको बहुत तेज से धक्का लगता है और ये नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही नीचे गिर जाते हैं और इनकी आंख खुल जाती है। यकीनी तौर पर ये सपना देख रहे थे, लेकिन ये इतना घबरा चुके थे कि जल्दी से उठ के अपने माँ को बात बताते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इन्होंने सच में अमृतसर से मुंबई जाना था किसी काम की वजह से। अब ये अपनी जब माँ को सारी बात बताते हैं तो वो भी लाइटली और वो भी कुछ ज़्यादा गौर नहीं करती और कहते हैं कि बस एक बुरा सपना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर फिर वो दिन आता है जब इन्होंने मुंबई जाना होता है। ये ट्रेन पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं। रास्ते में इनको सफोकेशन होती है और जब ये खिड़की के पास जाते हैं तो सच में वही औरतें जो इनको सपने में दिखाई दी थी वो बिल्कुल इनके पास से गुजरती हैं और कहती हैं कि बस ये तो गया। अब इनको सच में डर लग रहा था, क्योंकि यही सेम सीन उन्होंने अपने सपने में देखा था और उसी डर की वजह से ये दोबारा से जाते नहीं हैं दरवाजे के पास। अब एक बड़ा स्टेशन आता है जहाँ पर कुछ हॉल्ट ज़्यादा होता है, 20-25 मिनट का। तो ये सोचते हैं कि भाई फिर वही इनको थोड़ी सी सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है और ये उतनी देर बाहर बेंच पर बैठेंगे, थोड़ी सी ताज़ी हवा इनको मिलेगी। ये बेंच पर बैठते हैं, ना जाने कैसे देखते देखते इनकी आंख लग जाती है। कुछ समय बाद जब इनकी आंख खुलती है तो ये अचानक से डर जाते हैं, क्योंकि इनके सामने ट्रेन नहीं थी। इनको ये डर लगता है कि अरे भाई मेरी ट्रेन छूट गई। लेकिन ये क्या, जब ये स्टेशन पर बैठे थे वो एक बड़ा स्टेशन था, लेकिन ये स्टेशन तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि कोई किसी छोटे से गांव का स्टेशन हो। ये हड़बड़ाहट में इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और इनको ये कोई भी आभास नहीं हो पा रहा था कि सच में जो इनके साथ हो रहा है कुछ सच है, सपना है, क्या है। लेकिन अब इनको किसी के हंसने की आवाज आती है। ये दाएं ओर देखते हैं तो दाएं ओर इनको वही दो औरतें नजर आती हैं। जैसे ही ये औरतों को देखते हैं ये बेंच से उठते हैं, क्योंकि उन्हें उन औरतों की ओर देखकर आभास हो रहा था कि वो इनकी तरफ भागती हुई आ रही हैं और शायद इन पर हमला करेंगी। अब ये भागते भागते जल्दी से प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, ट्रैक की तरफ जाते हैं और वहां पर गिर जाते हैं और देखते देखते ट्रेन आती है और उन पर चढ़ जाती है और सपना फिर से टूट जाता है। ये दूसरी बार हो रहा था कि जो इनका सपना है अमृतसर से मुंबई की तरफ जाते जाते इनको आया और दोनों बार ये मरे हैं। अब खैर ये काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। अपनी माँ से भी बात करते हैं, लेकिन फिर वही रिस्पॉन्स आता है कि बुरा सपना होगा। इस बार ये अपने दोस्त से बात करते हैं कि भाई मुझे ये सपना आ रहा है और भाई मैं तो बहुत डर गया हूँ, मैं तो जाना नहीं चाहता, लेकिन अब तुझे भी पता है कि काम बहुत ज़रूरी है, अगर मैं वहाँ पर ना गया तो काम ना बना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनका दोस्त कहता है कि ठीक है वो बात तो ठीक है, एक काम करते हैं, तू ऐसा कर, तू मुझे साथ में ले जा। अब टिकट कराते हैं। किस्मत अच्छी थी
कि टिकट हो भी जाती है। कहने का मतलब कि आपको भी पता है कि रिजर्वेशन में बहुत मुश्किल से टिकट होती है, वो भी खास तौर पर जो गोल्डन टेम्पल का सफ़र करते हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये ट्रेन हर बार तकरीबन फुल ही होती है। खैर, किस्मत इनकी अच्छी थी, अब ये अपने दोस्त को भी साथ लेके जा रहे थे। रात का समय होता है, इनका दोस्त कहता है कि चला यार, दरवाजे के पास खड़े होते हैं थोड़ी देर, ताज़ा हवा लेते हैं। तो ये डरते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, मैं नहीं खड़ा होता, मेरे साथ तो 2 बार हो चुका है, कहीं कोई मुझे फेंक ना दे। तो इनका दोस्त कहता है कि अरे नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूँ, पिछली बार जैसे थोड़ी बात है, और वो भी सपने की बात है, ये कौन सा असली हुआ था। खैर, ये भी सोचते हैं कि हाँ ये तो है, अब तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ है। ये उसके साथ दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अब ये दरवाजे के जो होता है सीढ़ियाँ होती हैं, वहां पर बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। जिनका दोस्त पीछे खड़ा होता है, कुछ समय बाद ये अपने दोस्त को उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे राजीव, ठीक है ना। तो पीछे से किसी की आवाज़ नहीं आती। तो ये कहते हैं राजीव, अरे भाई मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे वही 2 औरतें खड़ी होती हैं इनकी तरफ, मुंह किए हंसते हुए, और कहती हैं तू तो गया, और इनको फिर से एक जोरदार धक्का देती हैं और ये ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं और फिर से इनकी जाग खुल जाती है। अब जब ये देखते हैं तो ये सच में ट्रेन में थे। अपने बिल्कुल पास कोई आदमी होता है, उसको पूछते हैं कि भैया हम कहाँ पे हैं। तो वो कहता है कि हम बस मुंबई आने वाले हैं, कुछ ही समय में ट्रेन मुंबई यानी पहुंच ही चुकी है, स्टेशन पहुंच जाएगी। तो ये बड़ी हैरानी से कहते हैं अच्छा, मतलब। तो आदमी भी इनकी तरफ बड़े गौर से देखता हुआ कहता है सच बताना, कौन सा नशा किया। तो ये कहते हैं कि मैं समझा नहीं, आप मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। कहते हैं भाई, मैंने तुझे देखा है, तू ब्यास के स्टेशन से यहाँ पर सोया, ब्यास से लेकर मुंबई यानी कि अब तू जब उठा है तब तक तूने एक बार भी आंख नहीं खोली। मुझे तो पहले लगा था तू गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा तुझे देखा, तेरी सांसें चल रही थी, तो सांस ले रहा था। सच में बता, कौन सा नशा किया भाई, पूरा एक दिन 24 घंटे से भी ज़्यादा तू सोता रहा। जब ये बात सुनते हैं ये तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई मैंने अपने दोस्त को भी तो कहा था। अच्छा, दोस्त मेरा कहाँ पे है, इनका दोस्त भी नहीं था। अब जब ये स्टेशन से उतरते हैं तो सबसे पहले फ़ोन लगाते हैं अपनी माँ को कि मम्मी, वो मुझे सपना जो आया था जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो इनकी माँ कहती है कौन सा सपना, किस सपने की बात कर रहे हो। तो ये कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि वो मुझे ट्रेन में सपना आया था, और मैं गिर रहा हूँ, फिर वो सपना निकला, उसके बाद फिर से ऐसा लगा कि मैं ट्रेन के नीचे कट गया, और उसके बाद मेरा दोस्त भी मेरे साथ है। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं है, तू कौन सी बातें किए जा रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू तो कल यहाँ से गया ट्रेन से, अमृतसर से मुंबई, बस यही तो बात हुई हमारी, और उसके बाद तेरी मेरी कोई बात भी नहीं हुई। मैंने तुझे 1-2 बार फ़ोन किया, तूने पिक नहीं किया, मैंने सोचा कि ये सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा। खैर, अब माँ के साथ अच्छा हाल चाल पूछा, चलो ठीक है मैं बाद में करता हूँ। उसके बाद अपने दोस्त को फ़ोन किया, जो दोस्त इनके साथ आया था। उससे कहते हैं कि भाई, तू मेरे साथ आया था, तू कहाँ पे है। तो वो कहता भाई, किसके साथ आया था, कौन सी बातें कर रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई मैंने तुझे बताया था ना कि मुझे सपने कुछ अजीब से आ रहे हैं, और मेरा मुंबई जाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मैं ऐसे बार बार सपने आने की वजह से डर रहा हूँ, और तू कह रहा था कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो वो कहता है कि भाई कौन सा नशा किया है, मुझे भी बता दे, बड़ा मस्त नशा है। मेरी तेरे से बात हुए कम से कम 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन बाद तेरा फ़ोन आया, नहीं यकीन आता तो अपने फ़ोन की जो कॉल लिस्ट है वहाँ पर जाकर चेक कर ले। इवन कि तेरी और मेरी व्हाट्सएप बात हुए भी 25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं तो खुश हो गया था कि भाई तूने वैसे हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया, तुझे कहाँ से याद आ गई, और तू मुझे पता नहीं कैसी उल्टी पुल्टी बातें किए जा रहा है। अब ये फ़ोन काटते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं व्हाट्सएप पे भी बिल्कुल ठीक होता है, बात किए काफ़ी दिन हो चुके होते हैं, और साथ के साथ ही कॉल लिस्ट देखते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी देर पहले से इनकी बात हुई होती है। अब ये बिल्कुल हक्के बक्के रह चुके हैं कि इनके साथ हो क्या गया है। खैर, जो हुआ ये माना जा सकता है कि ठीक है, कोई बुरा सपना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस समय जो इनके साथ हो रहा था, ये भी अब विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये भी सच है या ये भी सपना है।
ये फिर से अपनी माँ को फ़ोन करते हैं और बात करते करते रोने लग पड़ते हैं। माँ का दिल तो फिर माँ का दिल ही होता है। वो भी इनको समझाती हैं कि बेटा कुछ ज़्यादा बुरा हो गया होगा, कुछ कई बार नज़र लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उन्हें कुछ नहीं करना। यहाँ पर सबसे पास जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जा, वहाँ पर जाके दंडवत कर, उनका टीका अपने माथे पे लगा, सब ठीक हो जाएगा। आज इस बात को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। इनका कहना है, यानी कि परम का कहना है कि मुझे कई महीनों तक यही संदेह होता रहा कि क्या मैं सपने में जी रहा हूं या फिर हकीकत में। अगर सपना है तो कितनी देर चलेगा, और अगर हकीकत है तो जो वो सपना आया था उसके क्या मायने थे। उसके बाद मैं कई बार मुंबई गया किसी काम की वजह से। हर बार मुझे मुंबई जाने से डर लगता है, हालांकि अब ये कम हो चुका है, लेकिन हमेशा ये डर लगा रहता है। जैसा मैंने कहा था कि कुछ याद आपको आया होगा। जिन्होंने भी इंसेप्शन मूवी देखी है, यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि आपको इंसेप्शन मूवी तो पक्का याद आई होगी ये किस्से को सुनकर। अगर आई है तो जरूर आप बताना, और किस किस ने इंसेप्शन मूवी को देखा है ये भी मुझे जरूर बताना, और कैसी लगी है आपको फिल्म। सो बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। जो अगला किस्सा है ये है राजस्थान से। राजस्थान के अनवर कहते हैं कि ये राजस्थान के एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां पर सुविधाएं बहुत कम हैं। और आज की बात नहीं है, ये बात है तकरीबन 1992-93 की, जब ये महज 22 साल के थे। तो इनका घर जो था वो मतलब अच्छे, इनकी फैमिली मतलब गाड़ी वगैरह थी इनके पास, और उस समय इनके घर को छोड़कर किसी के दूसरे के घर में साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात थी। तो अगर कोई मतलब अच्छे बुरे में इनकी गाड़ी का लोग इस्तेमाल किया करते थे, और इनको भी किसी तरीके का कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि कई बार पैसों से भी ज़्यादा कुछ मायने रखता है, और वो होता है मान सम्मान। अनवर कहते हैं कि मेरा, हमारे घर का यानी कि परिवार का घर में मतलब उस गांव में मान सम्मान बहुत ज़्यादा था। अब इसकी वजह गाड़ी हो या फिर वैसे भी लोग करते थे सम्मान, हमें बहुत खुशी होती थी। तो महीने में एक आधी बार जरूरत पड़ भी जाए तो कोई ऐसी हमें दिक्कत होती नहीं थी। लेकिन एक बार कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई, हमें नहीं, हमारे गांव की एक लड़की थी, मतलब बहू थी कह सकते हैं। कुछ महीने पहले शादी हुई थी, अब साल होने को था, बच्चा डिलीवरी होने को थी, और जैसा मैंने कहा कि गांव में मूलभूत सुख सुविधाओं की भी कमी थी। अब हमें शहर लेके जाना पड़ना था। वो हड़बड़ाहट में आए कि कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही और घर पे डिलीवरी नहीं हो सकती, ये डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी, दाई नहीं कर सकती, तो आपकी गाड़ी। हमें भी लगा भाई ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम चलते हैं। अब घर से जो शहर की दूरी है, जो अच्छा यानी कि जहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ की जो दूरी है तकरीबन 70 किलोमीटर है। उसके बीच की जो सड़क है वो, हमने बहुत बार उस पर सफ़र किया है, दिन में भी रात में भी, लेकिन कभी भी आज तक हमें डर नहीं लगा। हालांकि वो बड़ी वीरान सड़क है, बहुत उजाड़ है, लंबी लंबी सूखी सूखी झाड़ियां हैं, कई जानवर भी हैं, लेकिन कभी हमें डर भय नहीं आया। लेकिन इस बार जो होता है उसके बाद हमारे लिए तो कम से कम वो सड़क हॉन्टेड रोड बन जाती है। मैं गाड़ी को दौड़ाया जा रहा था क्योंकि हालत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन साथ के साथ सड़क की हालत भी अच्छी नहीं थी। तो मैं दोनों तरफ पजल हुआ था कि भाई कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए, और अगर समय पर ना पहुंचा तो फिर भी बच्चे को कुछ ना हो जाए। लेकिन मेरी माँ भी साथ में थी, वो गुस्से में कहती है कि थोड़ी धीमे चला, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए बच्ची को। अब ये गाड़ी को थोड़ी सी धीमा चलाना शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल अंधेरा हुआ था, गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। लेकिन कुछ आगे जाके मुझे नजर आया कि मेरी जहां पर मतलब ड्राइविंग सीट की तरफ की साइड होती है, वहां पर कुछ आगे एक औरत खड़ी हुई है। अब मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ इस समय कौन खड़ा हो सकता है, तो मेरी माँ चिल्ला के कहते हैं कि उसकी तरफ देखना मत, गलती से भी उसकी तरफ देखना मत, अपना काम करते रहे। जब उन्होंने ये बात की तो मैं थोड़ा सा डरा, थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि ये माँ इतना मतलब कि माँ इतना वो
अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। खैर, अब जैसा मैंने कहा कि 20-22 साल मेरी उम्र थी। अब जो घर वाले कहने को मना करते हैं वो तो बिल्कुल खास तौर पर किया जाता है। जैसे ही गाड़ी बिल्कुल उसके पास से गुजरी और स्पीड उसकी कम थी, मैंने उस औरत की तरफ देख लिया। उस औरत का चेहरा, कपड़ा सब ठीक लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि माना ही नहीं जा सकता कि किसी इंसान की हो। इतनी बड़ी आंखें देखकर मेरी चीख निकल गई और साथ के साथ एक जोरदार तमाचा भी मुझे पड़ा मेरी माँ की तरफ से। कहा था ना कि ना देखना उस तरफ, गाड़ी भगा। अब गाड़ी भगानी पड़ेगी। इससे पहले मैं ये कह पाता कि क्यों, मैं साइड मिरर में देखता हूँ कि वो जो औरत है उसकी आंखें उतनी ही बड़ी हैं, वो भाग रही है हमारी गाड़ी के पीछे। और वो जैसे इंसान भागते हैं वैसे नहीं, जानवरों की तरह। मुझे ये ज्ञात हो चुका था कि भाई यहाँ पे जो भी है, ये जो चीज़ है इंसान नहीं हो सकती। और मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ टूटी हुई सड़क में। रिस्क अब बहुत ज़्यादा हो चुका था, बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन जो हमारे पीछे वो लगी हुई थी, अगर उसने पकड़ लिया तो फिर सब के सब जाएंगे। अब मैं गाड़ी भगाते जा रहा था और साइड मिरर में उसकी तरफ देखता जा रहा था कि कब ये पीछा छोड़े, कब ये पीछा छोड़े। लेकिन वो थी कमबख्त की पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अब पता नहीं अचानक माँ के मन में क्या आता है। तब ये ना ही यूएसबी होती थी, ना ही सीडीज होती थी, स्टीरियो लगा होता था गाड़ी के बीच में। और माँ जल्दी से खंगालने लग पड़ती हैं हनुमान चालीसा। खुशकिस्मती से हनुमान चालीसा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम अनवर है और हमारी गाड़ी में हनुमान चालीसा कैसे आ गया। ये गाड़ी सिर्फ हमारी नहीं थी, ये लगभग गांव की गाड़ी ही थी। तो लोग अपनी अपनी मर्जी से भजन भी सुनते थे, गाने भी सुनते थे। हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे लिए हनुमान जी भी एक समान ही थे। और देखो ना, कितनी अजीब बात है कि माँ ने सबसे पहले हनुमान चालीसे की कैसेट को ही ढूंढा और हनुमान चालीसा लगाना शुरू कर दिया। मैं तो बस उसी तरफ देखे जा रहा था और देखते ही देखते अब एक चीज पर मेरा ध्यान जा रहा था कि वो जो चुड़ैल जो पीछे लगी हुई है उसकी स्पीड कम होने लग पड़ी है। और देखते ही देखते कुछ समय बाद वो कहीं अंधेरे में खो जाती है। अब उसके बावजूद माँ कह रही थी कि जब तक शहर नहीं आता तब तक स्पीड कम नहीं करनी, ऐसे ही गाड़ी भगाते रहो। जब शहर आया फिर स्पीड कम की, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया और परमात्मा की कृपा से एक बड़े ही फूल जैसे बच्चे ने जन्म लिया। माँ भी ठीक थी, बच्चा भी ठीक था, हम सबकी सांस में सांस आई। लेकिन फिर मैंने माँ से पूछा कि माँ ये भला थी क्या। आज तक हम इतने बार इस सड़कों से गुजरे हैं, इसी सड़क से गुजरे हैं, रात के समय में भी, अकेला भी कई बार गुजरा हूं, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत आई ही नहीं। कभी ऐसी चुड़ैल को, ऐसी कोई शख्स, हमें ऐसी कोई भी एंटिटी को देखा नहीं, तो आज ही क्यों। लेकिन आज इसका एक कारण था और वो था बच्चा, प्रेग्नेंट औरत। कहते हैं कि चुड़ैलों का शिकार होती है ये प्रेग्नेंट औरतें, इनको स्मेल आ जाती है प्रेग्नेंट औरत की, और शायद इसी वजह से वो चुड़ैल पीछे पड़ गई। और इनकी माँ इसलिए रोक रही थी कि अगर उसको इग्नोर करते तो शायद वो ना पीछा करती, लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया गया। अनवर की ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अनवर कहते हैं कि सच में बजरंग बली ने बचा लिया। अनवर कहते हैं कि उससे पहले तो मैं कभी ऐसा नहीं था कि मैं मतलब सिर्फ मस्जिद में ही जाता हूँ, मतलब जाते तो सिर्फ मस्जिद में ही थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये दूसरे धर्म को मानते नहीं थे। जैसे कई लोग होते हैं ना कि भाई हम तो नहीं मानते, तुम्हारे खुदा हैं, तुम्हारे परमात्मा है, हमारे ही हैं बस, ऐसा इनका नहीं था। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद से ये हनुमान मंदिर जाना नहीं बंद करते, और इनकी गाड़ी में हनुमान जी की इन्होंने प्रतिमा भी रखी, अल्लाह का भी था साथ में, हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी। और आज तक कई गाड़ियां बदल ली, इनकी स्थिति तो और अच्छी होती गई, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा आज भी इनकी गाड़ी में है। इनके कई मुस्लिम रिश्तेदार भाई कई बार एतराज करते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो चमत्कार देखा महावीर का, बजरंग बली का, उसको देखने के बाद मैं कैसे झुठला दूं
कि महावीर नहीं है। सो जैसा आप जानते हैं कि भाई मेरी कभी आदत नहीं है कि मैं कहूँ जी कमेंट में लिखिए जी जय श्री राम जय महावीर, लेकिन फिर भी अनवर भाई के लिए तो बनता है एक बार जय श्री राम जय महाबली लिखना तो बनता है, जय बजरंगबली लिखना तो सच में बनता है। और मर्जी आपकी भाई, आप ना भी लिखें तो कोई नहीं, मन से भी आप एक बार पुकार लेंगे तो कमेंट्स में तो लिखना का ऐसा कोई ज़रूरी होता नहीं है। खैर पता नहीं, बात करते करते मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि अनवर भाई के लिए तो बनता है। अनवर भाई आप जैसे लोग अगर दुनिया में और हों तो दंगे फसाद ना हो, मैं तो यही कहता हूँ। खैर उम्मीद करता हूँ आज आप सबको जो आज का किस्सा है वो आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ आप सबका शुक्रिया। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो कल की कहानी थी बिहार की जो भूखी चुड़ैल है उसका, नेचुरली मैंने जैसा कहा था कि दूसरा पार्ट आएगा, और मुझे लगा था कि भाई किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें रिस्पॉन्स आया पार्ट 2 और ये जल्दी ही पार्ट 2 आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको मैं एपिसोड में नहीं बनाऊंगा, इसके लिए एक स्पेशल एपिसोड करूँगा। जिस दिन पॉडकास्ट आएगा उसी दिन मैं एपिसोड को भी अपलोड करूँगा, तो 1-2 दिन सिर्फ इंतज़ार कीजिए। आज भी जैसे आपने देखा ही है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने टेरिस पे किया, और वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी, फिर मुझे ऑडियो में करना पड़ा ताकि किसी तरीके की डिस्टर्बेंस है वो कम से कम आपको फील हो, तो समझ सकते हैं आप। कल एसी का हो जाता है काम दोबारा से, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल वो अपलोड कर लूँ, मतलब तैयार कर लूँ वो किस्सा जो मतलब अपना रेडी कर लूँ। और इसके साथ ही भाई जो मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से मेंबरशिप को भी आप एक बार ट्राई कीजिए, और इंटेंसिटी बढ़ेगी भाई मेंबरशिप वीडियोस की, क्योंकि यूट्यूब ने जैसा मैंने कहा कि मेरे चैनल को नॉमिनेट किया, यानी सिर्फ मेरे नहीं और भी कई चैनल्स को नॉमिनेट किया जिनमें उन्हें लगता है कि मेंबरशिप का पोटेंशियल है। तो मानो कि वो चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो हो, यूट्यूब भी चाहता है मेरा चैनल ग्रो हो, तो इसमें आप भी कोई कसर ना छोड़िए। जो रेगुलर व्यूज हैं वो चाहे तो यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम एक दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको मिलेंगी हटके कहानियां एक से बढ़कर एक। सो वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं पे विराम लगाने का, और फिर से एक बार मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि इसका हाफ पार्ट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा एज ए ऑडियो फॉर्मेट, टेक्निकल इश्यूज थे। लेकिन कोशिश होगी कि अगला वीडियो पूरा फुल वीडियो होगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का किस्सा, आज का एपिसोड। जल्दी ही मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।